गुड आफ्टरनून एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 9th ऑफ नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज हम देखने वाले हैं जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, तो ट्रैफिक के बारे में देखेंगे, देन नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में क्वेश्चन है, देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है इसके बारे में देखेंगे, चेंज ऑफ नेम के ऊपर भी एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, एम सीरियस प्रोग्राम क्या है इसके बारे में एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, एक आर्टिकल, अगेन नगोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट जो है इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स थे तो इसके ऊपर हमने मल्टीपल क्वेश्चंस जो वो बनाए हैं। देन डिस्कशन करेंगे सारनाथ के ऊपर, गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 क्या है इसके ऊपर आर्टिकल्स थे, एक क्वेश्चन बनाया है वो देखेंगे, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, इंडिया चाइना कोर कमांडर टॉक्स के बारे में जानेंगे, एंड फाइनली इंडिया इटली रिलेशंस के बारे में जानेंगे। इसमें बेसिकली हमारा जो ध्यान है ज्यादातर वो प्रीलिम्स पे रहेगा, कहीं पे भी मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इंटरव्यू से रिलेटेड कोई चीज अगर इसमें अपीयर होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपके कोई डाउट भी है तो आप टेलीग्राम के ऊपर @prince_लूथरा पे डायरेक्टली मुझसे अपनी क्वेरीज जो हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है एंड मेनी स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट। इसके फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप exam.netmock.com पे जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से इस सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग को अपनी जान सकते हैं। चलिए, let's start with a quotation. Don't be pushed around by the fears in your mind, be led by the dreams in your heart. देखिए, ड्रीम तो एक ही है, दैट इज यूपीएससी, और फियर्स इसके अंदर हजारों होंगे। बिलीव मी, हर इंडिविजुअल का एक अलग ही फियर होगा। फियर वो फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है, फियर ऑफ बुक्स भी हो सकता है, सिलेबस का भी फियर हो सकता है, एग्जाम पास करने का भी फियर हो सकता है, ये भी फियर हो सकता है कि मैं 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे चुका हूं लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है, 3 या 4 अटेम्प्ट दे चुका हूं, प्रीलिम्स भी पास नहीं हो रहा है, सीसेट की वजह से पेपर रुक रहा है, या फिर मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, मैंने कभी स्कूल के अंदर टॉप नहीं किया, पता नहीं मैं इस एग्जाम को टॉप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी फैमिली कंडीशन इस तरीके की है कि शायद मैं इस एग्जाम को ना कर पाऊं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। देखिए, फियर्स जो है ना ये तो होने वाले हैं इन्फिनिटी, अनलिमिटेड फियर्स होने वाले हैं, लेकिन अगर आप इनको अपने ऊपर हावी होने देंगे, इन फियर्स को गाइड करने देंगे अपने आप को कि ये आपकी प्रिपरेशन कराएं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं अच्छे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डर के अंदर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपके जो पूरी की पूरी गाइडेंस आनी चाहिए, जो चीज आपको लीड करनी चाहिए, वो सिर्फ आपका एक ही चीज है, वो है आपका ड्रीम, दैट ड्रीम ऑफ यूपीएससी, ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। तो यहां पे आपकी जो पूरी तैयारी है उसके पीछे जो फ्यूल होना चाहिए वो आपके ड्रीम का होना चाहिए, और आपको कोई भी एनर्जी यहां से डिराइव नहीं करनी है, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव एनर्जी। फियर से यहां पे आपका काम नहीं चलने वाला है। लेट योर ड्रीम गाइड यू, बिकॉज अगर आप अपने यूपीएससी ड्रीम को अपने आप को गाइड करने देंगे तो डेफिनेटली एग्जाम तो पास होगा ही, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थ्रू आउट द जर्नी बहुत अच्छा रहने वाला है और आपकी पूरी जर्नी जो होगी वो मेमोरेबल हो जाएगी। अदरवाइज हो सकता है एग्जाम आपका फिर भी क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपको ये लगेगा कि जब भी मैं तैयारी करता था तो कुछ ना कुछ डर मेरे दिमाग में रहता था, डर डर के मैंने इस एग्जाम को पास किया। मोर ओवर, अगर डर डर के तैयारी करेंगे, पहली बात तो चांसेस ना के बराबर ही है कि एग्जाम पास हो जाए। अगर इन केस 0.001% एग्जाम हो भी जाता है, आपकी जर्नी जो होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर यूपीएससी ड्रीम को अपने आप को गाइड करने देते हैं हम, तो आपकी जर्नी भी बहुत मेमोरेबल होगी और आपके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी आपके फेवर में आने वाले हैं। सो सिर्फ एक ही ड्रीम है आपका, द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। उस ड्रीम को अपने आप को गाइड करने दीजिए, उस ड्रीम को एनर्जी बनने दीजिए, और एक बार वो जब ड्रीम आपकी एनर्जी बन जाता है, जितने भी ये फियर्स होते हैं, फियर फेलियर का हो, चाहे फैमिली की कंडीशन का हो, फाइनेंशियल कंडीशन का, या किसी भी तरीके का फियर होता है, वो आपके आगे नहीं टिक पाएगा अगर आपका ड्रीम ऑफ यूपीएससी, अगर आपका ये ड्रीम आपको गाइड करता है। चलिए, मार्किंग स्कीम आप जानते हैं, जो लोग नहीं जुड़े उनके लिए बता देता हूं। तो यहाँ पे 6 या 6 से ज्यादा आपको मार्क करना है, स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। 6 से अगर कम आप एमसीक्यूज करेक्ट कर पाते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लीजिएगा। इंप्रूव करना काफी जरूरी है, 6 या 6 से ज्यादा स्कोर वाली ब्रैकेट में फॉल करना जरूरी है। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ट्रैफिक के बारे में है। ट्रैफिक के बारे में हमने पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं उसे डिस्कस किया है। यहाँ पे कुछ नए फैक्ट्स जो हैं उसको हम लेकर आए और कुछ पुराने फैक्ट्स को भी हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। ट्रैफिक को लेकर 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए, आपसे पूछा बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसे मैं आपको बताता ही हूं, पहले जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करें और फिर सही या गलत जो भी पूछा है उसको आप सर्कल में डालें। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट्स अ लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स ओनली। तो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द फर्स्ट फैक्ट जो आपकी स्टेटमेंट में दिया है। वर्किंग ग्लोबली, जो कि ग्लोबल तौर पे काम कर रही है किसके ऊपर, वाइल्ड एनिमल्स के ट्रेड को कर्टेल करने के लिए, ये दूसरा फैक्ट है। सोचिए सेकंड, इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF एंड CI कंजर्वेशन इंटरनेशनल का एक जॉइंट ये प्रोग्राम है, ये भी हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर जो है कैम्ब्रिज UK के अंदर है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ट्रैफिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाइल्ड लाइफ होती है इसमें एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं, इनके ट्रेड को कैसे कर्टेल किया जाए उसके ऊपर पूरा ध्यान रहता है ट्रैफिक का, ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन जो आपके प्लांट्स होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो इस वजह से ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और आपको पता है कि 95% स्टेटमेंट्स ओनली की वजह से गलत हो जाती है। इट डजंट मीन कि सारी स्टेटमेंट, 5% स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती हैं जहां पे ओनली की वजह से ही स्टेटमेंट ठीक भी होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। क्या WWF इसमें इन्वॉल्व है? यस, WWF एंड IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनका एक जॉइंट प्रोग्राम है ट्रैफिक, ना कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल का। तो इस वजह से आप देखिए, दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए थे, पहली तो ठीक थी लेकिन दूसरी गलत थी, इस वजह से स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। अब आते हैं इसके हेडक्वार्टर के ऊपर। हेडक्वार्टर इसका कैम्ब्रिज UK के अंदर है। तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, इस वजह से आंसर हो जाता है C, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट आपकी गलत है। इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। न्यूज में क्यों थी ये ऑर्गेनाइजेशन और या फिर ये प्रोग्राम? बिकॉज नॉन एशियन एक्सोटिक एनिमल्स को रेस्क्यू किया गया है वेरियस केजेस से। असम स्टेट जू कम बोटेनिकल गार्डन गुवाहाटी जो है, इसने ये जो म्यांमार से स्मगल किए हुए एनिमल्स थे इनको यहां पर रेस्क्यू किया है, और इस वजह से ट्रैफिक का भी जिक्र हुआ और WWF का भी जिक्र हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो बात कर रहा है नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में। नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में पूछा है कि बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, कौन सा कथन हमारा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं द रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अस्त्रखान। अस्त्रखान के तौर पे भी इसे जाना जाता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय अर्मेनिया, ये जो रीजन है इसे अर्मेनिया कंट्रोल करता है। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द मैनर स्टालिन डिवाइडेड द एरिया आफ्टर द रेड आर्मी कॉन्कर्ड इट इन 1920। इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस रीजन के अंदर, उसकी प्रॉब्लम किस चीज को लेकर है? स्टालिन ने इस एरिया को डिवाइड कर दिया था जब इसे रेड आर्मी ने कॉन्कर किया था 1920 के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो नागोर्नो काराबाख रीजन के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो इट्स अ लैंडलॉक्ड माउंटेनियस रीजन है। ये साउथ कॉकेसस में फॉल करता है। इट इज अ फॉरेस्टेड रीजन जो कि ज्योग्राफिकली कहां फॉल करता है? ऑन द बाउंड्री ऑफ अजरबैजान की बाउंड्री पे फॉल करता है। रीजन को आर्तसाक करके भी पुकारा जाता है, चीफली बाय अर्मेनियंस। सो इट इज नॉट आस्त्रखान, इट इज आर्तसाक, ठीक है। वाइल जो अस्त्रखान जो यहां पे ऑप्शन में दिया गया था, इट इज इन द न्यूज ड्यू टू कॉकेसस 2020 विच इज इन रशिया। तो ये रशिया को लेकर न्यूज में था, यहां पे रिप्लेस किया गया। तो रीजन को क्या कहा जाता है? रीजन को आर्तसाक कहा जाता है, जो कि चीफली अर्मेनियंस के द्वारा कहा जाता है। सो रीजन का जो यहां पे नाम दिया गया है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल्ड बाय अर्मेनिया, क्या अर्मेनिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? यस, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, अर्मेनिया के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। साथ में ही जो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट दिया गया, रूट प्रॉब्लम जो है वो यही है कि स्टालिन ने इसे डिवाइड किया था आफ्टर रेड आर्मी ने इसे कॉन्कर किया था 1920 के अंदर, और दोबारा से ये न्यूज में है इस वजह से। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। आंसर तो हमारा हो जाएगा डी। अभी हम देखते हैं कि इसके पीछे पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल क्या रहा है और आजकल ये न्यूज में क्यों है। ये मैप पे लोकेशन देख सकते हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया था, जो सुशी करके सिटी है इसको कैप्चर कर लिया गया अजरबैजान के द्वारा, और अर्मेनिया ने कहा था कि दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। देखिए आप देख सकते हैं, दिस इज द सुशी, इसके बारे में बात हो रही थी कि इसको अजरबैजान के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, जिसको अर्मेनिया ने रिफ्यूट कर दिया, मना कर दिया। अब जो पूरा ये कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है यहां पे ज्यादातर अर्मेनियंस रहते हैं, ध्यान रखिएगा।
ज्यादातर अर्मेनियंस रहते हैं, लेकिन जो इसके बॉर्डर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर अजरबैजान की एथनिसिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे एथनिसिटी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई होती है। कुछ जगह पे अर्मेनियन ज्यादा है, कुछ जगह पे अजरबैजानिस ज्यादा है, और इस वजह से इस रीजन को लेकर खास तौर पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। जैसे कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एक पर्टिकुलर रीजन शूशी करके वो हमने कैप्चर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 3 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में, और कहा गया है कि बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो टॉपिक अब आपको पता चल गया और साथ में स्टेटमेंट्स का भी पता चल गया। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स एन आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम। ये एक आउटपुट एंड आउटकम ओरिएंटेड स्कीम है। इंसेंटिव्स विल बी पेड ओनली इफ द मैन्युफैक्चरर्स मेक द गुड। तो अगर मैन्युफैक्चरर्स गुड्स को बनाते हैं तभी इसमें इंसेंटिव को पे किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए इसे शॉर्ट में कहते हैं PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। देखिए इंसेंटिव किससे लिंक्ड है? प्रोडक्शन से। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको लग नहीं रहा कि कॉमन सेंस अगर हम यूज करें तो आंसर कर सकते हैं कि इंसेंटिव कब दिया जाएगा? जब प्रोडक्शन करी जाएगी, उसके बिना कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। तभी तो कहा गया ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जो इंसेंटिव है प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। और अगर पहली स्टेटमेंट भी देखें तो ये भी यही कह रही है कि आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड है। आउटपुट होगा, आउटकम आएगा, तभी इस स्कीम का आपको फायदा होने वाला है। तो काफी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। सी इसका सिंपली आंसर हो जाएगा, बट क्वेश्चन बनाने का रीजन था इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको अब देने वाला हूं। गवर्नमेंट ने बेसिकली जो PLI स्कीम है इसकी एम्बिट को, इसका पूरा जो एक्सपांशन है उसको करने की कोशिश करी है। तो PLI जो स्कीम है इसके अंदर काफी सारे सेक्टर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जैसे कि मोबाइल फोन्स इसके अंदर है, एलाइड इक्विपमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं। बट अभी साथ में कहा गया कि हम 10 या इससे ज्यादा सेक्टर्स और भी इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया और दूसरे सेक्टर्स हो गए, जिसमें हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देना शुरू करेंगे। आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इंसेंटिव जो है वो तभी पे किया जाएगा जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब प्रोडक्शन होगी, ठीक है। स्कीम विल गिव कैश इंसेंटिव फॉर 5 to 7 ईयर्स, 5 से 7 साल तक के लिए कैश इंसेंटिव देने का प्रावधान है। किसको? टू ऑल द सनराइज एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो कि इसके अंदर प्रपोज करके कवर किए गए हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है, सनराइज जो एरिया सेक्टर होता है वो क्या होता है? इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, सनराइज इंडस्ट्री इज वन जो कि रिलेटिवली नई होती है, रिलेटिवली न्यू होती है, लेकिन उसकी ग्रोथ जो होती है वो काफी तेजी से हो रही होती है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में इसका जो पोटेंशियल है वो और भी ज्यादा होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी ये फ्यूचर में। अगर कोई भी नई इंडस्ट्री आज के टाइम में, मान लीजिए कि मोबाइल के इक्विपमेंट्स की, मोबाइल के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उसकी जो इंडस्ट्री है वो कंपैरेटिवली नई है, उसमें ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही है। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि मोबाइल जो है वो कहीं जाने वाला नहीं है, रादर इसके अंदर नई नई एडवांसमेंट्स ही होने वाली है। तो फ्यूचर के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड द सनराइज सेक्टर, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहां पे हमारा आंसर सी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये स्लाइड को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कह रहा है विच मिनिस्ट्री हैज बीन द लेटेस्ट टू अंडरगो अ नेम चेंज। अभी किस मिनिस्ट्री का जो है नाम बदला गया है रिसेंटली? रिसेंट मिनिस्ट्री की बात करी जा रही है। क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है? सोचिए। चलिए अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि HRD से नाम बदला गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया है, देखिए वो चीज हुए अभी कुछ टाइम हो चुका है। करंट अफेयर्स का मतलब हमने रिसेंटली क्या देखा न्यूज के अंदर, रिसेंटली क्या पढ़ा। तो पहली बात तो ए जो है वो करेक्ट होता अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे संडे से पहले पूछता, लेकिन आप जानते हैं कि संडे को ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक अनाउंसमेंट करी गई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है नाउ इट इज बीइंग एक्सपेंडेड एंड रीनेम्ड एज, कैसे रीनेम किया गया? इसको रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज करके। पहले इसे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के तौर पे ही जाना जाता था, अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के तौर पे जाना जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी। अब देखते हैं कि ऐसा करने का रीजन क्या था। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है वो काफी सारे काम करती है, काफी सारे काम में पोर्ट मैनेजमेंट भी आ जाता है, इसमें पोर्ट से रिलेटेड काम, वाटरवे से रिलेटेड काम। शिपिंग मिनिस्ट्री सिर्फ शिपिंग का काम नहीं करती है, और भी दूसरी एलाइड जो एक्टिविटीज, इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो पोर्ट्स को लेके हो, वाटरवेज को लेके हो, इनका टेक केयर भी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा किया जाता है। तो नाम में बदलाव होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर क्लैरिटी इन नेम आएगा ना तो ही क्लैरिटी इन वर्क आ पाएगा। अगर नाम में ही क्लैरिटी नहीं होगी तो काम में क्लैरिटी कैसे हो पाएगी? इस वजह से नाम में क्लैरिटी करी गई है ताकि काम में क्लैरिटी लाई जा सके।
चलिए ध्यान रखिएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एम सीरियस प्रोग्राम के बारे में पूछा गया। एम सीरियस प्रोग्राम के बारे में बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। एम हियर मींस अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस प्रोग्राम, तीन स्टेटमेंट्स हैं, रीड करते हैं। इट इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच का एक प्रोग्राम है। इट इज सेकंड सच बायलैटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव, दूसरा अपने आप में एक यूथ इनिशिएटिव है, हो सकता है। इनोवेशन डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट टीम्स विल फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन मशीन्स लर्निंग एटसेट्रा। तो यहां पे जो फोकस किया जाएगा वो ब्लॉकचेन मशीन लर्निंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दिया जाने वाला है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे अटल इनोवेशन मिशन एंड सीरियस रशियन लॉन्च्ड एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम है 3.0। 14 डे वर्चुअल प्रोग्राम रहने वाला है ये इंडिया और रशिया के स्कूल चिल्ड्रन के बीच में। सो इट इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इट इज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अपने आप में आप कह सकते हैं फर्स्ट सच बायलैटरल यूथ इनोवेशन है, सेकंड नहीं है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। फर्स्ट इंडो रशियन बायलैटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव है ये एम सीरियस प्रोग्राम, जिसमें कि डेवलप किया जाएगा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को, वेब के रिलेटेड हो, मोबाइल बेस्ड हो, दोनों कंट्रीज के बीच में। तो दोनों कंट्रीज के जो बच्चे हैं वेब रिलेटेड, ऐप रिलेटेड, साथ में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन मशीन लर्निंग के ऊपर काम करने वाले हैं। ओवर अ 2 वीक प्रोग्राम, क्योंकि 14 दिन का ये प्रोग्राम है जो कि 7 नवंबर से 21 नवंबर तक चलने वाला है। 48 स्टूडेंट्स जो हैं एंड 16 एजुकेटर्स, मेंटर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और 8 वर्चुअल प्रोडक्ट्स जो हैं इनको यहां पे दिखाया जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, तो बेसिकली इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, एम इनोवेशन और साथ में सीरियस। चलिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, इसमें आपको काफी सारी वीडियो सीरीज मिल जाती हैं, साथ में ही आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज 2 सालों के लिए 2020-21 के लिए मिल जाती है। मेरे द्वारा आपको गाइडेंस मिल जाती है जब तक कि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता। और अभी इस पे 50% डिस्काउंट भी चल रहा है दिवाली पीरियड के ऊपर। दिवाली 50 इज द कोड, आप यूज कर सकते हैं दिवाली 50, और exam.netmok.com पे या netmok.com पे जाके इसे आप एनरोल कर सकते हैं। तो इसे अभी जाके एनरोल कर लीजिए बिफोर द डिस्काउंट रन्स आउट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड टू नेगोशिएट रेजोल्यूशन टू द नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। हमें देखा है नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, यहां पे पूछा गया नेगोशिएट रेजोल्यूशन जो है इसके बीच में किसने एस्टैब्लिश किया है। क्या स्पेशल पॉलिटिकल कमेटी ने ऐसा किया है, मिन्स्क ग्रुप ने किया है, G77 ने किया है, या फिर रेजोल्यूशन ग्रुप इंटरनेशनल ने ये पर्टिकुलर नेगोशिएशन जो था, नेगोशिएशन रेजोल्यूशन को एस्टैब्लिश किया है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आप न्यूज को फॉलो करें तो आपने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा, मिन्स्क ग्रुप, जिसको OSCE मिन्स्क ग्रुप भी कहा जाता है। OSCE की फुल फॉर्म क्या है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इसको 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, CSCE के द्वारा। अब CSCE क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, ताकि एक पीसफुल रेजोल्यूशन नेगोशिएट किया जा सके, किसको लेकर, नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। इसको चेयर कौन करता है, इट इज को चेयर्ड बाय फ्रांस। तो यहां पे कौन कौन है, फ्रांस है, देन रशिया है, एंड देन USA है। ठीक है, तो तीनों इसको को चेयर करते हैं ताकि एक पीसफुल रेजोल्यूशन पहुंचाया जा सके। परमानेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कौन कौन है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं। चलिए देख लीजिए। सो परमानेंट मेंबर्स आर अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, फिनलैंड, टर्की। और यहां पे जो रोटेशन बेसिस होता है वो यूज किया जाता है, वो मैकेनिज्म यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकते थे दो, वो भी मैंने आपको बता दिए। मिन्स्क ग्रुप के बारे में भी बता दिया, रीजन किस किस के बीच में वो भी बता दिया, और कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सारनाथ। पूछा गया सारनाथ के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट को वैसे मैंने यहां पे कैपिटलाइज फॉर्म में दिया है, यूपीएससी भी इसे कैपिटलाइज फॉर्म में, इटैलिक फॉर्म में देता है, ताकि आपसे गलती होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम फिर भी इसको सर्कल में डालना जरूरी है। 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछे, बताइए कौन सी स्टेटमेंट गलत है।
इट्स अ प्लेस लोकेटेड 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी सिटी। वाराणसी सिटी के नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर्स में ये लोकेट करता है। इट इज नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड वरुणा रिवर्स। यमुना और वरुणा रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे ये लोकेट करता है। द डियर पार्क इन सारनाथ इज वेयर गौतम बुद्धा फर्स्ट टॉट द धर्मा। तो डियर पार्क के अंदर बुद्धा ने पहली बार धर्मा को टीच किया था। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, रिसेंटली ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं बहुत जल्दी इनॉग्रेट करने वाले हैं काफी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वाराणसी के अंदर, इंक्लूडिंग सारनाथ लाइट एंड साउंड शो। ठीक है, तो ये जो लाइट एंड साउंड शो है काफी न्यूज में था, इस वजह से सारनाथ भी न्यूज में आया। एंड डेफिनेटली चांसेस बन सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के, जो कि हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर और हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से बिलोंग कर सकता है। सारनाथ एक ऐसी जगह है जो कि 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी सिटी बिलोंग करता है। तो जो इसकी डायरेक्शन दे रखी है, वाराणसी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर्स, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। डियर पार्क के ऊपर आते हैं। द डियर पार्क इन सारनाथ इज वेयर गौतम बुद्धा ने पहली बार धर्मा को टीच किया था। तो डियर पार्क इन सारनाथ, जहां पे गौतम बुद्धा ने फर्स्ट टाइम टीच किया था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एंड वेयर द बुद्धिस्ट संघ केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एनलाइटमेंट ऑफ कोंडाना। कोंडाना के एनलाइटमेंट से पहली बार बुद्धा संघ जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। सारनाथ जो है, क्या ये यमुना और वरुणा के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेट करते हैं? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये गंगा और वरुणा के कॉन्फ्लुएंस पे, जब गंगा और वरुणा रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है वहां पर लोकेट करता है। तो यमुना नहीं है, गंगा है, और वरुणा रिवर जो दे रखी है वो करेक्ट दे रखी है। सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 नहीं, आंसर में आपको इनकरेक्ट बताना था। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। मैप के ऊपर लोकेशन देख लीजिए, ये बुद्धा के काफी सारे प्लेसेस जो हैं वो मैंने आपको दिखा रखे हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन के ऊपर। 8th क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 के बारे में है। पूछा गया, बताइए इस स्टेटमेंट के बारे में कौन सा कथन यहां पर सही है। बेसिकली देखिए, मैंने यहां पे हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ये क्यों बनाया, बिकॉज मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि जो चीजें करंट अफेयर्स में आ रही हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो जो है वो होने वाला है, उसको लेकर कोई भी चीज आपकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं वहां से पूछी जाती है। और इसी पर्टिकुलर चीज ने मेरा जब एग्जाम, मैंने खुद एग्जाम पास किया, उसके पीछे काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, और वहां पे ऑल इंडिया रैंक 10th आए थे, उन्होंने ये चीज मुझे बताई थी। और उसके बाद मैंने इस चीज को, मेरा फर्स्ट ईयर ही था तब तैयारी करने का, और उसके बाद मैंने इस चीज को फॉलो करना शुरू किया। जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो इसी तरीके से पढ़ता था कि कोई भी चीज जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी से रिलेट करती है, स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेट करती है, उसके बारे में अगर जिक्र किया होता है तो मैं उसके ऊपर नोट्स अपने रेडी कर लेता था। तो जो ऑल इंडिया रैंक 10 थे, उन्होंने ये चीज मुझे बताई, और उसके बाद मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। और मेरा जो एग्जाम क्रैक हुआ, उसके पीछे इस पर्टिकुलर टेक्निक का, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज मैं आपको भी बता रहा हूं, तो प्लीज इसे फॉलो करिएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। इट डजंट मीन कि करंट अफेयर्स में आया तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, रादर इनके पूछे जाने की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट टेकथॉन के ऊपर। पहली सेकंड कहती है गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 वर्चुअल हैकाथॉन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय IEEE। IEEE के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हैकाथॉन को। IEEE इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एडवांसिंग टेक्नोलॉजी टू द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। IEEE जो है दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे तरीके से डेडिकेट करी गई है किस चीज के लिए? ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 जो एक 36 घंटे का पैन इंडिया वर्चुअल हैकाथॉन है, जिसको IEEE ने ही ऑर्गेनाइज किया है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर सेकंड स्टेटमेंट में IEEE के बारे में बात हो रही है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं इसी ने ऑर्गेनाइज किया गया होगा, तभी इसके बारे में इतनी चर्चा करी जा रही है। तो IEEE के बाद मैं आपको और चीज बताता हूं, IEEE के अलावा NIC एंड ओरेकल भी इसमें शामिल है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ऐसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसका सक्सेसफुल कंक्लूजन जो था अभी वो रिसेंटली देखा गया है, लेकिन इस गवर्नमेंट टेकथॉन या हैकाथॉन के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी था। इसके बारे में IEEE के बारे में भी जानकारी होना जरूरी था। अगर हम बात करें तो यस, IEEE के द्वारा ये बनाई गई है। सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट है। IEEE वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट थी, लेकिन ऑफकोर्स ये ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए ही काम करेगी। ये इसमें जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट है, कॉमन सेंसिकल वाला पार्ट था, इसको आप करेक्ट कर सकते थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैच द फॉलोइंग करके है। बेसिकली लेफ्ट साइड में कुछ जगह के नाम दिए हैं, राइट साइड में उनकी लोकेशन के नाम दिए हैं, और फिर हम ये लोकेशंस देखने वाले हैं मैप के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पे दिया है पैंगोंग सो, कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर।
डैमचोक अरुणाचल प्रदेश के अंदर, दौलत बेग ओल्डी कश्मीर के अंदर। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली 8th राउंड ऑफ इंडिया चाइना कोर कमांडर टॉक्स हमने कल भी डिस्कस करी थी। जो कमांडर टॉक्स करी जा रही हैं टू साइड से, इसके ऊपर कुछ भी कंक्लूजन जो है वो नहीं निकल के आ रहा है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकल के आ रहा है दोनों साइड से। तो इंडिया साइड भी कोशिश कर रही है इस चीज के अंदर कुछ कंक्लूजन पे रीच करने की। चाइनीज साइड आई डोंट थिंक कि कर रही है, बट ठीक है, अगर न्यूज में लिखा हुआ है तो हम मान लेते हैं कि वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो स्टैंड ऑफ है वो कॉन्टिन्यूअस है यहां पर, और दोनों साइड जो है पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है किसी भी तरीके की एक्सीजेंसी के लिए। इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज जो है वो बेसिकली स्टैंड ऑफ में कहां पे एंगेज है, पेंगोंग सो जो लेक है यहां पर, पेंगोंग सो करके जो जगह है यहां पर, गलवान वैली में, देन डैमचोक के अंदर एंड दौलत बेग ओल्डी वाले रीजन में। और ये जो लोकेशन है कहां पे फॉल करती हैं, ये फॉल करती हैं ईस्टर्न लद्दाख में। तो पेंगोंग सो लद्दाख के अंदर जो पहला यहां पे पेयर दिया गया है वो करेक्टली मैच कर रहा है। डैमचोक अरुणाचल में नहीं है, डैमचोक कहां पर है, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, तो सेकंड गलत हो जाता है। जो डीबीओ है दैट इज दौलत बेग ओल्डी जो है वो भी ईस्टर्न लद्दाख में है, तो सिर्फ हमारा जो फर्स्ट पेयर है वो करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं मैप्स के ऊपर, वहां पे लोकेशन देखते हैं। तो पहले चलते हैं यहां पर। ओके सो कभी भी इस तरीके का मैप हो तो आप पहले उसकी बाउंड्री को करेक्ट करिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए लोकेशन को, यहां पे दौलत बेग ओल्डी जो है ये आपका लद्दाख रीजन के अंदर है, ठीक है। पेंगोंग सो ये भी आपका ईस्टर्न लद्दाख में फॉल करता है। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि ईस्टर्न डायरेक्शन में दिस इज अक्साई चीन, ये ईस्टर्न डायरेक्शन में चाइना जो है वो किसी ना किसी तरीके से हमें ट्रबल करता रहता है। सो दीज टू लोकेशंस यू हैव सीन, नाउ सी द डैमचोक। डैमचोक कहां पे, दिस इज ऑल्सो इन ईस्टर्न लद्दाख, तो डैमचोक इज हियर, चुमार इज हियर, ध्यान रखिएगा। सो ये तीनों लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, और किस किस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ है वो चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। साथ में ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरव्यू के अंदर जैसे मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे अक्साई चीन के बारे में पूछा गया था, इसकी लोकेशन भी पूछी गई थी और इसके ऊपर कुछ मेरी डिस्कशन भी हुई थी। जो इंटरव्यू पैनल था उनके साथ मेरी इस पर्टिकुलर एरिया रीजन के ऊपर कोई डिस्कशन भी हुई थी। तो हो सकता है मुझसे अक्साई चीन के बारे में पूछा था क्योंकि उस वक्त ये जो लोकेशन थी काफी न्यूज में थी। आपसे पेंगोंग सो के बारे में पूछने की पहले तो इसकी लोकेशन बताएं, किस किस कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है ये, और क्या इसके बारे में किया जा सकता है, या फिर हो सकता है दौलत बेग ओल्डी के बारे में भी आपसे पूछ लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर्मी से भी हो सकता है आपके इंटरव्यू पैनल में कोई ना कोई एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बैठी हो, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लोकेशन वाइज, ये एरिया तो वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। क्या बात कर रहे हैं, इंडिया इटली रिलेशंस के बारे में पूछा गया। इसके बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली कहती है इटली इज करेंटली इंडिया 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन ईयू। ईयू यूरोपियन यूनियन के अंदर इंडिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, इटली है। बायलैटरल ट्रेड वाज वर्थ 9.52 बिलियन यूरोज इन 2019 में जो ट्रेड था उसका डेटा यहां पे दिया गया है। इंडिया रैंक्स थर्ड एज द कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इटालियन इंपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट्स बिलीव देयर इज अ पोटेंशियल फॉर कंसीडरेबल ग्रोथ। तो यहाँ पे इंडिया जो है 10वीं कंट्री है अगर बात करें कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इटालियन इंपोर्ट्स, और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यहाँ पे कंसीडरेबल ग्रोथ का पोटेंशियल है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो अभी हुआ क्या, एक वर्चुअल बायलैटरल समिट हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली के बीच में, रिसेंटली इसे कंक्लूड किया गया है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया। इटली जो है करंटली इंडिया का 5वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ईयू के अंदर, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इट्स नॉट 7th इट इज 5th। सेकंड की बात करें, बायलैटरल ट्रेड जो है बिल्कुल करेक्ट दिया है, 9.52 बिलियन यूरोज का है, किसके अंदर, 2019 के अंदर, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया रैंक 16th एज द कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इटालियन इंपोर्ट्स, और एक्सपर्ट का मानना यह है कि काफी ग्रोथ के चांसेस है, तो इट इज नॉट 10th इट इज 16th, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। डेटा देने का रीजन ये है, इंडिया और इटली के बारे में मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ अंदाजा होना चाहिए कि कितना दोनों के बीच में ट्रेड है, अदरवाइज वहां पे पॉइंट्स लिखने के लिए मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि इंडिया इटली के बारे में ज्यादा डिस्कशन होता नहीं है। आपको एक मरीन्स का इशू पता होगा और एक दो इश्यूज हमने और डिस्कस करें, सिर्फ उससे आंसर नहीं बनेगा। रीसेंट जो ये दोनों के बीच में हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो ये बायलैटरल समिट हुई है, इसका जिक्र करना काफी जरूरी है। एट द सेम टाइम ट्रेड की वैल्यू अब 9.52 मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आप वहां जाके नो लिखें,
9 बिलियन यूरोस या 10 लिखें, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपको वहां फिगर पता ही नहीं होगा तो आप इसमें अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो कुछ आपको बेसिक डेटा जो है वो तो पता होना ही चाहिए, चाहे वो आपके प्रीलिम्स में काम ना आए लेकिन मेंस में आपके काम जरूर आने वाला है। तो यहां पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा ए। प्रीलिम्स के अंदर मैप रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया से इसकी जो बाउंड्री है वो मैच करती है, टच करती है इटली की, ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन हमारे क्योंकि कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे 30% रिटेंशन अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो 2 मिनट और दीजिएगा और इसे रिवाइज जरूर करिएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं। हमने ट्रैफिक के बारे में डिस्कस किया था। ट्रैफिक किस चीज की ट्रेड को कर्टेल करती है? वाइल्ड एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया। IUCN और WWF का एक मिला जुला यहाँ पे ज्वाइंट प्रोग्राम था ये। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज यूके के अंदर है, ध्यान रखिएगा, गलत अगर आपका ये क्वेश्चन हुआ तो रिवीजन आपकी होने जा रही है। फिर हमने डिस्कशन किया था नगोर्नो कराबाख रीजन के ऊपर, 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है? अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में। लोकेशन भी मैंने आपको दिखाई थी, लार्जली एरिया अर्मेनिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन दूसरे सराउंडिंग रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट है वो वहां पे अजरबैजान एथनिसिटी के लोग रहते हैं। फिर हमने देखा था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम के बारे में, 5 से 7 साल के लिए यहां पे इंसेंटिव दिया जाता है, प्रोडक्शन के ऊपर ही दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ये दिया जाएगा, आउटकम ओरिएंटेड है, ध्यान रखिएगा। सनराइज सेक्टर के ऊपर अभी इस स्कीम को एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कवर किया जा सके। फिर हमने देखा था कि अभी किस मिनिस्ट्री का नाम चेंज हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD एजुकेशन तो हमने पहले ही देखा था। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम जो है प्राइम मिनिस्टर ने चेंज करके कहा है कि जो नाम है वो उसके काम के हिसाब से ही होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कहा जाएगा। एम सीरीज प्रोग्राम हमने देखा था, इंडिया और रशिया के बीच में है। पहला बायलैटरल यूथ इनोवेशन और ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इसमें चर्चा होने वाली है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। मिन्स्क ग्रुप OSCE के बारे में देखा था, 1992 में एस्टेब्लिश किया गया है ताकि एक रेजोल्यूशन जो है इस रीजन को अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लाया जा सके। इसके परमानेंट मेंबर्स जो थे वो भी हमने यहां पे देख लिए थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा था इनकरेक्ट क्या है सारनाथ को लेकर। इनकरेक्ट में हमने देखा था कि इसमें जो रिवर्स थी वो गंगा और वरुणा है, ना कि यमुना और वरुणा, ध्यान रखिएगा। इसकी लोकेशन वाराणसी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पे देखी थी और यहां पर सारनाथ में डियर पार्क के अंदर गौतम बुद्धा ने फर्स्ट धर्मा को टीच किया था। लोकेशंस भी हमने देखी थी। देन लास्ट में गवर्नमेंट टेक्थॉन पे हम पहुंचे थे, IEEE के द्वारा लाया गया है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। साथ में ही क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लोकेशंस देखी थी, पेंगोंग सो हो, डैमचोक हो, दौलत बेग ओल्डी हो या फिर आपका गलवान वैली हो, ये ईस्टर्न लद्दाख में फॉल करते हैं। मैप के ऊपर भी लोकेशंस हमने इसकी देख ली थी। साथ में ही इंडिया इटली रिलेशंस के बारे में दोनों के प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, यहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस के बारे में बात करी है वर्चुअल मीटिंग के द्वारा। और 9.52 बिलियन यूरोस का ट्रेड जो है 2019 में किया गया था। और हम एक दूसरे के किस लेवल पे पार्टनर हैं वो भी हमने 5 और 16 नंबर देखा था। इटली की लोकेशन भी हमने डिस्कस करी थी। यहाँ पे हमारी जो पूरी रिवीजन है वो कंप्लीट होती है। प्रीलिम्स के अंदर जो आपको आंसर करना है EOS1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो मेंस का आंसर है वो आप netmock.com के ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंस का सेक्शन है वहां पर सबमिट कर सकते हैं पीयर इवैल्यूएशन के लिए, और मुझसे भी चाहे तो आप इवैल्यूएट करा सकते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसको करेक्ट आंसर दिया है राहुल सिंह ने, सो कांग्रेचुलेशन राहुल। आप हमें नेटमॉक IAS के ऊपर बता दीजिएगा जो आपको PDF चाहिए वो किस लैंग्वेज के अंदर चाहिए। साथ में ही कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने जरूर लिखने हैं इफ यू वांट टू सी देम इन द इंप्रूविंग डायरेक्शन। तो अगर आप उसे इंप्रूव होता हुआ देखना चाहते हैं कि कैसे आगे आने वाले टाइम में वो इंप्रूव होंगे तो कमेंट सेक्शन में जितना भी आपने स्कोर किया वो जरूर लिखिएगा, चाहे आपने 2 ही मार्क्स या 1 ही मार्क्स क्यों नहीं स्कोर किया। अगर कम मार्क्स आए तो दोबारा वीडियो को देखकर उसे दोबारा से अटेम्प्ट करिएगा और देखिएगा कि आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव हो जाएंगे। टेलीग्राम के ऊपर इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। साथ में मैंने आपको @prince_लूथरा भी बता दिया है जहां पे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। काफी सारे लोगों ने, अराउंड 40% लोगों ने नहीं किया, इस वजह से उनको नोटिफिकेशन जो है हमारे NCERT वीडियो से दूसरे वीडियोस जो आने वाले हैं उनके नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।